लिखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन अफेक्टेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट सिंस द बिगिनिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का उपयोग से आप कोई विषय मत समझिएगा, वह एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक पर एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, वह प्रशासन जो पब्लिक पर लागू किया जाए वही लोक प्रशासन, पब्लिक लोक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और सारे एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं? पब्लिक पर। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? पब्लिक। और सारी पॉलिसी किस पर एग्जीक्यूट होती है? पॉलिसी किसके लिए बनती है? पब्लिक के लिए। तो पॉलिसी भी पब्लिक है। पब्लिक पॉलिसी में पानी की पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी में सड़क की पॉलिसी है, और जो सड़क बनेगा उसको एडमिनिस्ट्रेट किसके लिए किया जा रहा है? पब्लिक के लिए। तो वो भी पब्लिक है, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है। लोक प्रशासन आरंभ से ही वैश्विक वातावरण से प्रभावित होता रहा है ना बच्चा। देखो, गुड गवर्नेंस को जब आप समझोगे ना, तो जैसे हमने कहा ग्लोबल सिनेरियो के बगैर ठीक से समझे उसको आप कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर तो एक संकीर्ण गुड गवर्नेंस हो गया। अगर हमारे यहाँ कोई सीमा विवाद है दो देशों के बीच, या हमारा कोई दुश्मनी है किसी देश के बीच, तो जब हम गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में इनर फॉर्म में जाते हैं और जब आउटर फॉर्म में जाते हैं और जब हम बैलेंस बनाते हैं, तो जैसे एक आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वो अगर कम ज़्यादा है तो असंतुलन, यानी कि इसको डिसबैलेंस बोलते हैं। यानी हम दुनिया में छाएं, मतलब जैसे एक बड़ी छोटी सी बात कहते हैं, एक बीड़ी सिगरेट पीने वाला गांजा पिए, सिगरेट पिए, तो अपने आयु से 10 साल पहले मर सकता है। अगर कोई बेतरजीब तरीके से शराबी है तो अपने आयु से 30 साल पहले मर सकता है। लेकिन आप किसी से प्यार करें और वो आपसे नफरत करें तो आप तिल तिल के मरते हैं। तो हमारा जो नैरेटिव है गुड गवर्नेंस का, कि उसमें बेटर गवर्नेंस इनर और आउटर कोर में जब हम जाते हैं, तो आउटर में हो सकता है कई समस्याएं हो, जैसे चाइना से हमारी प्रॉब्लम है और भी कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हैं, है ना। दूसरे देशों से हो सकता है प्रॉब्लम हो, और हिंद महासागर में प्रॉब्लम है, कभी इससे प्रॉब्लम है। वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि वो कूटनीतिक है, डिप्लोमेटिक है, डिफेंसिव है, वो जनरल पब्लिक से बहुत लेना देना नहीं है। वो शीर्ष लेवल पर उसका समाधान है, उसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। लेकिन जो इनर कोर है ना, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, मार्केट है, एजुकेशन है या हेल्थ है, ये सब जो चीज़ें जहाँ पर हम रोज़ हमसे उसका स्पर्श होता है, वहाँ पर हमारा इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस होती हैं तो आप गुड गवर्नेंस को की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा हुआ मान लीजिए। अब रशिया अगर यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन अगर रशिया के लोगों को खाना पीना, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा सब मिल रही है, तो वो कोर इशू है आउटर और शीर्ष लेवल का व्लादिमीर पुतिन जाने। हम कहीं पर बाहर जाकर के क्या करते हैं, कहाँ भाषण दे रहे हैं, कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक आउटर इशू हो गया। लेकिन घर में रोटी, कपड़ा, फीस, शिक्षा, बच्चों को सुविधा सब मिल रही है, तो वो गुड गवर्नेंस चल रहा है घर में, मतलब एक गुड मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन आपको इसकी वजह से वहां प्रभाव पड़ रहा है, तब एक कंडीशनल जो गुड गवर्नेंस प्रॉब्लम्स हैं वो इलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सामान्य परिस्थितियों में गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस, और डिजास्टर के टाइम में या विपरीत परिस्थिति में, इसी फीडर कहता है कंटिंजेंसी फॉर्मेशन में, कंटिंजेंसी थ्योरी में आकस्मिक जिसको बोलते हैं, कंटिंजेंसी एक आकस्मिक लीडरशिप की बात करता
है ना। तो आकस्मिक लीडरशिप भी सब में नहीं होता। सिनेमा घर में आग लग जाती है, कई लोग भागते भागते मर जाते हैं, कई लोग बचाते बचाते भी जिंदा रहते हैं। कि जब ऐसी आकस्मिक कोई परिस्थिति पैदा होती है तो जो लीडर होता है, आकस्मिक लीडर जो लाइबल होता है, वो अंतिम व्यक्ति को पहले बचाएगा, तब बच सकता है, तो बचेगा नहीं तो फिर देखा जाएगा। जहाज का कैप्टन होता है, जब जहाज टाइटैनिक देखें जब डूब रही थी तो अपना केबिन बंद करके, उसको पता है जबकि बोट जा रही वो भी बच सकता है ना। आप पहले के युद्ध को देखिए, राजा सबसे आगे लड़ता था। नेतृत्व हमेशा, नेतृत्व का मतलब होता है लीड करना, लीड, लीडर एंड लीडरशिप, लीड, लीडर एंड लीडरशिप। शिप माने जहाज, यहां पे और थोड़ा दूसरे तरीके से समझ लीजिए, वो जहाज जिसको वो स्वयं लीड कर रहा है, तो थपेड़ों से, तूफानों से, किसी से भी पहला सामना उसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि बल में, अस्त्र शस्त्र में, शिक्षा दीक्षा में अपने को सशक्त किया है, क्षति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? लिखो जरा 2 लाइन, पहले लिख लो पहले इसको। रिक्स के वर्ड में, यानी कि रिक्स के शब्दों में, एडमिनिस्ट्रेशन हैज ए टू वे रिलेशनशिप with politics, economics, सोशियो कल्चर, इन्वायरमेंट, एंड कर सकते हैं, एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। प्रशासन का राजनीतिक, कामा अर्थशास्त्री, या अर्थशास्त्र लिख दीजिए, आर्थिक लिख दीजिए, इकोनॉमी वर्ड होता तो ठीक था। आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से दो तरफा संबंध होता है। ठीक है, उसने परस्पर इसमें रिलेशन देखा। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी गरीब परिवार में जन्म लिया जहां पर आर्थिकी खत्म थी, खराब थी, बहुत कम पैसे का परिवार था और बरसों से यही हालात थे, तो जैसे इसने कहा कि राजनीति हो, आर्थिकी हो और सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक जो सरोकार हैं, इसका प्रशासन से दोहरा संबंध होता है, दो तरफा संबंध होता है। हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, हमारा उस फैमिली का और हम पर, उस फैमिली का और उस फैमिली पर हमारा परस्पर संबंध बनता है। समझ गए ना? अगर आप पूजा पाठ वाले किसी परिवार में पैदा हो गए तो सवेरे आप देखेंगे वहां मंदिर में घंटी बज रही है, आप भी आंख मीचते उठेंगे, मुंह धो करके नमस्कार कर ही लेंगे भगवान को। यह दो तरफा संबंध होता है, दो तरफा, दोनों तरफ से। ऐसे हमारे देश में भी है। यानी कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका आप देखेंगे कि उसी तरीके से जो घर में खाना मिल रहा है उसी तरीके से उसका स्वाद हो जाएगा, उसी तरीके से उसका सोच हो जाएगा, उसी तरीके से उसका संघर्ष हो जाएगा। इसलिए एक जो बच्चा पैदा है, आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि अगर डकैत किसी इंस्पेक्टर के बच्चे को उठा के ले गया तो इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन वही इंस्पेक्टर के बच्चे को डकैत उठा के ले गया तो डकैत बना दिया उसको। ऐसे उल्टा पुल्टा देखे होंगे। ये सब किसके कारण है? परस्पर संबंध के कारण। क्रिया क्या की गई? बच्चा तो बच्चा है, उसने पूछ के थोड़ी पैदा हुआ था। अगर ऐसे पूछते तो लोग सब अंबानी के यहाँ पैदा होते, सब मिला जुला के। तो ये दो तरफा संबंध होता है। ऐसे प्रशासन है। अब आपको भारत में है, भारत ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय है, यहाँ जाड़ा गर्मी बारिश सब होता है। ईश्वर की कृपा रही आपकी तो ये टुकड़ा आपको मिल गया। संतरा भी है, अंगूर भी है, ये आपका
नारियल भी है, टमाटर, आलू, प्याज, धनिया, मिर्च, मसाला सब होता है आपके यहाँ, ठीक है। और यही आप जरा सोचिए कि जो लोग दूसरे ऊंचाई वाले देशों में हैं, जो फ्रीज कंट्री वगैरह में हैं या टेम्परेट वगैरह में हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश उतना नहीं पहुँच रहा है और तमाम चीज़, तो वो परस्पर क्रिया कैसे कर रहे हैं वहाँ पर। तो उनका जो प्रशासनिक होगा, जो उनका पॉलिटिक्स होगा, जो उनका इकोनॉमी होगी, जो उनका सोशियो कल्चर जो आदान प्रदान होगा, वो क्या होगा, वहाँ के हिसाब से होगा। और प्रशासन उसके साथ चलता है। अगर हमारे घर में कद्दू होता है ना, कद्दू की खेती, तो ध्यान रखिएगा कद्दू की सब्जी ज़्यादा बार बनेगी। घर में जो होता है वो ज़्यादा उपयोग होता है, समझे ना। तो उसके साथ हमारा वैसे ही परस्पर क्रिया हो जाती है, वैसे ही दोहरा नाता हो जाता है। तो हम कहीं भी जाएंगे, हम तो बचपन में वही कर दिया गया, वही स्वाद, वही चीज़ें, वही रहता है। लिखो यार, छोड़ो इन बातों को। सांस्कृतिक और सामाजिक समझ गया ना, परस्पर क्रिया होता है। अगर भारत है तो भारत का प्रशासन इसके साथ द्वंद्व करेगा, चाइना होगा, चाइना का प्रशासन उसके साथ द्वंद्व करे, मतलब उसके साथ परस्पर क्रिया करेगा। हमारा समाज जैसा होता है, हमारी भाषा जैसी, हमारी बोली जैसी है। अरे यार, हम इलाहाबाद में पैदा हुए तो हम ऐसे ही बोलेंगे, साउथ हो तो पैदा होते बोलते कुछ तमिल उमिल, ये तो हमारा दोष है क्या? आपके पैदा होने में बेटा कोई दोष नहीं है, लेकिन आप पैदा हो के जवान भी ऐसे ही हो रहे हैं, ये दोष जरूर है, क्योंकि बदलाव जरूरी है उसमें, है ना। समझदारी आनी जरूरी है। और गरीब होना कोई बड़ा कोई वजह नहीं है, ये तो गरीब घर में पैदा हो गए। जो लोग बड़े बड़े अमीरों में पैदा हो गए, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन कहलाते हैं, आप उनसे क्यों प्रभावित होते हैं? उनको तो चम्मच ही मिला है सोने का, आप उनसे क्यों? भाई, जो फिल्म स्टार के बच्चे हैं, अगर वो हीरो बन भी गए तो उनका क्या योगदान है हीरो बनने में? जो रिक्शे वाले का लड़का है, कोई गूगल जाके सुंदर पिचई से पूछो वो कौन थे, जो गूगल चलाता है, सीईओ जो बना है। जो ट्रिनिडाद टोबैगो में चले जाइए, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, उनसे जाके पूछिए। जो लोगों ने संघर्ष किया, विदेशों में अपना जगह बनाया, जो लोगों ने अपने देश में गरीबी के बेड़ियों को तोड़ते हुए आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, नेता बने, नाम कमाए, ये तो आपके हिस्से में है ही ना। एक गरीब ही घर में तो पैदा हुए, बस इतनी ही तो दिक्कत हुई, बाकी चीजें तो आपके लिए भी खुली हुई हैं। तो उनको देख के परेशान मत होइए भाई। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी लीजिए, अनिल जी तो निकल गए इधर उधर। मुकेश अंबानी को विरासत में मिला था ना बिजनेस, बड़ा काम तो किया था धीरू भाई अंबानी ने। हमें मुकेश अंबानी से हम क्यों प्रभावित हों? और उसका लड़का तो और बड़ा कंपनी चलाएगा, तो हम उससे क्यों प्रभावित हों? नहीं, हम प्रभावित होंगे एपीजे अब्दुल कलाम से, हम प्रभावित होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, हम प्रभावित होंगे महात्मा गांधी से, विवेकानंद से। इनसे हम क्यों प्रभावित हों? इन्होंने क्या ऐसा उखाड़ लिया है? अमिताभ बच्चन से तो हम प्रभावित हो सकते हैं, अभिषेक बच्चन से भी, जिनको विरासत में ही फिल्म मिली हुई है। हाँ, प्रभावित होने की जगह भी तो खोजना है ना चेला, कि हर जगह प्रभावित। आप लोग आइए, सब पीसीएस बन जाइए, हम आपसे प्रभावित हो जाएंगे। आप पटवारी और यही सब करेंगे तो ठीक है भाई, वो भी गुजर बसर के लिए ठीक है, लेकिन प्रभावित नहीं होंगे हम इतने। प्रभाव छोड़ने के लिए ताकत बड़ी करनी पड़ती है, और ताकत कैसे बड़ी हुई है यह देखने की जरूरत है। आप गरीब थे और अपनी ताकत, अपनी मेहनत से मजबूती हासिल किया। आप अमीर घर में पैदा हुए और अमीर हो गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहां पैदा हुए, किन परिस्थितियों में थे, कैसा घर परिवार था, क्या आर्थिकी थी? बहन ने उनको बीटेक करने के लिए अपने सोने के गहने बेच दिए, ये नौबत से गुजरे, तब ये सब प्रभावित होने के लक्षण। वो गरीब जरूर पैदा हुए थे, लेकिन गरीब थे नहीं वो।
परिवर्तन तो कर सकते थे ना, किया उन्होंने। फिर खैर, रिक्स थोड़ा सा 2 मिनट इन लोगों को समझा देते हैं। रिक्स चाइना का था, फ्रेडरिक्स, ठीक है ना, उसका नाम था फ्रेडरिक्स। प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी का जैसा प्रोनाउंसिएशन आता है, रिक्स, रिक्स, ग बोल रहा हूं मैं, फ्रेडरिक्स। जब तीसरी दुनिया के देश 1950s में, बात एक बार गौर से सुन लेना, तुम अपने पोतों को पढ़ाना इसको, तो फ्रेडरिक्स को अभी सीख लो, अपने पोतों को पढ़ाना। फ्रेडरिक्स ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे 1952 में स्टडी किया। ये स्टडी की नौबत क्यों आई, उसका एक कारण था। 50s के टाइम में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश कॉलोनियल से फ्रीडम की ओर जा रहे थे, औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्रता की ओर जा रहे थे। 15 अगस्त 1947, आप जानते हैं, इंडिया भी उसी श्रेणी में था। तो जितने भी देश एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के थे जो इंडिपेंडेंसी को प्राप्त किए, वह सभी में एक चैलेंज था, क्योंकि जिसकी सत्ता थी वो तो चले गए, तभी तो हम इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन हम अपनी सत्ता के भीतर अपने लोगों के लिए विकास का ढांचा तैयार करना, यानी डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर देना, हमारे लिए एक चैलेंज थी। उस चैलेंज से निपटने के लिए हमें चाहिए पैसा, और उस चैलेंज से निपटने के लिए पैसा चाहिए। पैसा के लिए चाहिए रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। हम 18.33% पढ़े लिखे थे, 85% गांव में रहते थे, बैल वाले थे। बैल बुद्धि के नहीं थे, लेकिन बैल वाले जरूर थे। विकास की धारा को पहचानते थे, खेत तक नालियां भले ही न पहुंची रही हो, जमीन से अन्न निकालना जानते थे। लेकिन यह बात और है कि हमारे पास नलकूप की कमी थी। पैदल चलने का खूब संज्ञान ज्ञान था, लेकिन हमारे पास सड़कें नहीं थी, और यह ढांचा बन भी नहीं सकता था क्योंकि पैसा नहीं था। बहुत सारी जानकारी तो आप लोगों को, हमको बहुत सारी चीजों की है, लेकिन कर इसलिए नहीं पाते कि पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक का नाम सुने हैं ना? वर्ल्ड बैंक का बताया था ना कई चीजें, कल वर्ल्ड बैंक और गुड गवर्नेंस को बताया था ना। वर्ल्ड बैंक ने क्या, 1948 में वर्ल्ड बैंक बना था। वर्ल्ड बैंक ने इन देशों को, इन स्ट्रक्चर्स को सुधारने के लिए, यार कुछ दो इनको, पैसा दिया। एक प्रकार से इनको ऋण स्वरूप समझ लीजिए, अनुदान स्वरूप समझ लीजिए, इनको राहत दिया कि अपना स्ट्रक्चर सुधार लो, बेसिक स्ट्रक्चर बना लो जिसपे तुम दौड़ोगे। अगर किसी ड्राइवर को एक छोटा हाथी खरीद के दे दिया जाए, 3 लाख रुपया दे दिया जाए उसको कि तुम छोटा हाथी खरीद लो, तो हमने उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश की। बस ऐसे ही समझो, हर देश को जो पैसा मिला कि अपना स्ट्रक्चर सही कर लो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इसकी भी समझ उस स्तर की ना होने के कारण हमने पैसे गलत खर्च कर दिए। समझ गए ना? उस गलत पैसे खर्च होने के कारण जो बेसिक चीज चाहिए वो अधूरा रह गया, तो यह चिंता का विषय हो गया। 1952 में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रिक्स ने यह पता करने का प्रयास किया। रिक्स ने जो बातें कही, हालांकि वर्ल्ड बैंक को तो ये बड़ा झटका लगा कि यार ये तो जो दिया उसका तो काम ही नहीं हुआ, बात उतना ही रह गई। तो रिक्स ने यह बताया कि मेरे भाई जो पैसा दिए थे आप, वो पैसा क्या समझ के दिए थे कि सरदार बहुत खुश होगा? हाँ, क्या समझ के दिए थे? आपने ये समझा कि कहां क्या जरूरत है, इकोलॉजिकल बैलेंस को समझा। इन लोगों ने क्या गलती किया? इन लोगों ने गलती ये किया कि जिस देश से ये गुलाम थे, जिस देश से गुलाम थे उसी की नकल के बिहाफ पे काम करने लगे।
अगर हम भारत अंग्रेजों से आजादी लिया है और हम अंग्रेजों के हिसाब से पॉलिसी बना करके इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे तो बच्चा ये नॉन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। इंग्लैंड वाला तो लंदन से आता था, इंग्लैंड वाला तो टेम्परेट जोन का था, उसके यहां होता है क्या वो ये लौंग और मिर्च, हाँ मसाला तो हमारे यहां से ले जाता था, हम उनका नकल करेंगे? अगर हम उसकी नकल करेंगे तो सड़कें तो बड़ी अच्छी बना देंगे जैसे लंदन में दिखी, लेकिन भोजन नहीं रहेगा लोगों के पास, तो पैसा तो गलत दिशा में चला गया ना। तो यह नॉन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया। नॉन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट इस बात का प्रतीक है कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसको हमने सोशल कल्चर और जो हमारा प्रशासन था कोरिलेशन ही नहीं बना। गांव का आदमी बीमार होता है ना बच्चा, तो गांव का कोई भी डॉक्टर हो जो डॉक्टरी करता है उसी के पास पहुंच जाता है, बीमारी कुछ भी हो उसको। अरे डॉक्टर साहब जरा देखा, सांस लेने बड़ी दिक्कत है, पैर में भी सूजन हो गया, मतलब गंभीर बीमारी में भी उसी डॉक्टर के पास जाएगा और उसके बाद भी वो डॉक्टर उसका इलाज करता है। 5-10 रुपया उससे लेगा, दवाई लिखेगा, सस्ती मस्ती दवाई लेगा, ऐसे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर अगर उनको रेफर कर दे कि आप एम्स चले जाइए या चले जाइए आप किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाइए, आप जाएंगे ही नहीं, वो जानता है आपको। यही तो परस्पर क्रिया है। तो आपने परस्पर क्रिया कहां किया? आपने तो वो किया जो अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेजों वाला काम इंडिया में करेंगे तो उस नॉन इकोलॉजिकल हो जाएगा, अंग्रेजों की इकोलॉजी अलग, हमारी इकोलॉजी अलग, बैलेंस बिगड़ जाएगा, डेवलपमेंट रह जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। हामिद का वो स्टोरी सुने हैं, बचपन में पढ़े हैं कि नहीं? हामिद था जो चिमटा खरीद के लाया था अपनी दादी के लिए, हैं? पढ़े हैं ना? वो ईद के मेले में गया, गांव के बहुत सारे बच्चे गए, कोई जलेबी खा रहा है, कोई गुब्बारा उड़ा रहा है, अलग अलग किस्म से सब बच्चे अपना कर रहे थे। हामिद के पास उसकी दादी ने जो पैसा दिया था वो बहुत मामूली था और वह आखिर में एक चिमटा खरीद के लाता है। और वह उसको इस बात का ध्यान रहता है कि जब दादी रोटी बनाती है तो चिमटा नहीं होने के कारण उसके हाथ जलते हैं रोटी पलटने में। बाकी बच्चे अपना खा पी रहे थे, बट हामिद ने चिमटा खरीदा। इस हामिद की स्टोरी से जरा समझिए, भारत में चिमटा नहीं था, भारत में बेलन नहीं था, भारत में सिंचाई नहीं थी, भारत में नलकूप नहीं था, भारत में उदर पूर्ति के लिए अनाज नहीं था, हमें चौड़ी सड़कों की जरूरत नहीं थी, हमें हाईवे की जरूरत नहीं थी, हमें उदर पूर्ति के लिए रिसोर्स की जरूरत थी और पैसा लिमिटेड था। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। भारत ऐसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में क्या जरूरत थी पहचान नहीं। एक बच्चा हामिद वो जान गया कि अगर मैं कुल्फी खाता हूं या जो भी कुल्फी फुल्फी नहीं रहेगी, कुछ लबन चूस लेता हूं, दाल पट्टी लेता हूं, जो गांव में होता है, अगर ये तो थोड़ी देर चूसूंगा, स्वाद आएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं चिमटा ले जाता हूं तो रोज जो दादी का हाथ जलता है उससे बचा सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की सोच थी, ये इकोलॉजिकल थिंकिंग है। अगर यही इकोलॉजी के साथ थिंकिंग किए, क्यों नहीं उन बच्चों की तरह वो जलेबी लिया, क्यों नहीं उन बच्चों की तरह दाल पट्टी लिया, क्यों नहीं कोई मीठा ले लिया उसने, क्यों कुछ नहीं खाया, क्यों अंग्रेजों की तरह नहीं सोचे बाकी लोग? अरे अंग्रेज आया होगा, वो अपना देखें, हम अपना देखेंगे, हमारा अपना इकोलॉजी। अरे हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैले हैं, वो तो अदने से हैं, छोटे छोटे, साइकिल लेकर के हम 2 घंटा में पार कर जाएंगे उनका देश। हम एग्रिया हैं प्रभु,
एग्रिया, हम किसानों के देश हैं। क्या बोला रिक्स? एग्रिया एंड इंडस्ट्रिया। चाइना को बोला क्या? एग्रिया। इंडिया क्या? एग्रिया। और अमेरिका इंडस्ट्रिया। उसने अपना नाम दिया। इंडस्ट्रिया का मतलब इंडस्ट्री समझिए, इसको हिंदी में करेंगे तो इंडस्ट्रिया को औद्योगिका कहेंगे, और एग्रिया कहेंगे तो कृषिका कहेंगे। ये नाम कहीं एग्रिया इंडस्ट्रिया डिक्शनरी मिलेगा नहीं, वो अपना नाम दिया हुआ है, कृषिका और औद्योगिका। बोला मेरे भाई दुनिया में दो तरह के देश होते हैं, एक कृषिका होता है, एक औद्योगिका होता है। तो कृषिका के ढांचे पे विकास करेगा। अगर एग्रीकल्चर कंट्री है उसको इंडस्ट्री डेवलप कर देंगे। हम हमेशा कोसते रहते हैं अपनी सरकारों के, हमारे देश में उल्टा विकास हो गया। विकास सही दिशा में चला था जब पहली पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान थी। हम आज तक कहते हैं, लिखते भी रहते हैं कि कृषि के लिए अलग से योजना बनाओ, कृषि के लिए अलग से योजना ही होनी चाहिए। उल्टा विकास, कृषि का विकास, उद्योग का विकास, सर्विस सबसे ऊंचा टांग किए हुए है इंडस्ट्री, उसके बाद कृषि रसातल में, जिसके खाए रोटी बगैर, चावल दाल के बगैर काम नहीं चलता है। सोना चांदी खाएगा क्या कोई? सरिया टीएमटी का, हाँ टीएमटी का सरिया कढ़ाई में पकाओगे? ए बबलू जरा सरिया ले आओ हो, सब्जी बनाना है। टीएमटी सरिया। पालक आलू पैदा कौन करे? किसान। किसान की हालत, पोटास है नहीं, यूरिया महंगी है, पेस्टिसाइड डालता रहता है। आज जैविक खेती का आप करते हो कि नहीं? गाय गोबर सब कहां चले गए? गाय नहीं, भैंस नहीं, बैल नहीं, गोबर नहीं, जैविक खेती कहां? जैविक खेती होती थी, हम लोग घरों में होती थी। थोड़ा मोड़ा यूरिया फूरिया डाल दिया जाता था, पोटास बहुत महंगा होता था, विदेश से आता था, क्योंकि पोटास हमारे यहां होता ही नहीं है। बाकी यही खाद गोबर कीट बोलते थे, यही डाला जाता था, समझे ना? अब सब खत्म हो गया, कहीं ट्रैक्टर फैक्टर ये सब होने लगे, गाय वो सब खत्म, दो चार भैंस उसको एक आध दो रखा रहता है दूध के लिए, उसमें कितना गोबर होगा? पहले कंडी उंडी फिर पाथ लेते थे उसका, उसी खाना बनता था। अब गैस वैस हो गया, वो कहानी खत्म। तो रिक्स ने क्या किया? रिक्स ने बताया क्या रिस्क लेना था, तुम नहीं लिए, इकोलॉजिकल समझ नहीं, और बोला आदर्शात्मक मत करो, आइडियोलॉजी मत डेवलप करो। हमने क्या किया? हम आदर्श स्थापित करने चले गए, हम उन्हीं की तरह बन के रहेंगे। क्यों? अनुभव मूलक। अनुभव में देखो कि क्या करना चाहिए। हम अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं तो मेरा अनुभव यह कहता है कि मुझे पैसे कम खर्च करने चाहिए, पैसे हैं नहीं। और तुम कहते हो नहीं हम अपने दोस्तों के साथ 5 स्टार होटल में बर्थडे मनाएंगे। ये आइडियोलॉजी अच्छी है लेकिन हो नहीं सकती। ये आदर्शात्मक है और आदर्श पाया नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, उछल करके पाने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। कोई राम बनने का प्रयास करे बन जाएगा, कृष्ण बनने का प्रयास करे बन जाएगा। हम करें महात्मा गांधी बनने का प्रयास करो, बन जाओगे? कौन बनेगा महात्मा गांधी? कौन बनेगा विवेकानंद? कोई वो कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है? हा? आप उनके आदर्श को छू मात्र लें या उछलने का प्रयास कर लें थोड़ा सा, वही बहुत है। अरे युग अलग था ना भाई, इकोलॉजी अलग थी। राम त्रेता में थे, कृष्ण द्वापर में थे, गांधी जी औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में थे। आप तो आजाद भारत में है, तो गांधी कैसे बन जाएंगे? गांधी बनने के लिए परिस्थिति तो हो गांधी की, परिस्थिति है नहीं, गांधी बनेंगे कैसे? बन कुछ और बनेंगे बट गांधी नहीं बनेंगे। तो इकोलॉजी को इन्होंने लिया ही नहीं। किसने? इन देशों ने। इकोलॉजी जब नहीं लोगे तो विकास डेवलपमेंट जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। तब इसने सुझाया क्या सुझाया? कंपैरेटिव स्टडी में बताया कि भैया आप जो है वो वाला विकास करो जो आपके यहां हो सकता है। हमारे खेत में कद्दू होता है ना, तो हमारे शाम को घर में कढ़ाई में कद्दू की सब्जी दिखेगी। 100 रुपया उधार मांग करके गए हो पनीर खरीदने और कद्दू यहां सड़ रहा है। ये डिसबैलेंस कर देगा लाइफ को।
क्यों, आपने देखा होगा ये उत्तराखंड में कोदा है, झंगुरा है, और भी मुझे ठीक से ठीक याद नहीं है कई नाम है ना, ये स्थानीय जो, क्यों सरकारें प्रमोट कर रही हैं। हरीश रावत तो इसको बहुत प्रमोट किया, हिटो पहाड़ और क्या क्या इन्होंने नारा दिया, और कोदा झंगुरा आज भी चले जाओ, वो काला काला क्या होता है जो गेहूं हम तो मिलवाते हैं उसमें, उस मड़ुआ 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 सॉरी हाँ मड़ुआ मड़ुआ आता है, 40-45 रुपया किलो मिलता है, वो पन्नी में पाए कहीं देता है, उसको आटा में मिला लो, एकदम से यार बनता नहीं है, वो अकेले नहीं बन पाता है, उसको आटा में मिला के थोड़ा खाओ, तो एक तो उसका सेहत का जो होगा ही, ये मैदे वाले आटे से तो बेहतर है वो। हाँ कोदा की रोटी हाँ, मड़ुआ क्या है फिर, अच्छा मड़ुआ भी सेम ही है, हाँ चलो ठीक है, मतलब हमारा भाव समझ जाओ आप, मतलब जो भाव है वो भावहीन नहीं है। तो ये जो पहाड़ का जो उत्पाद है इसको क्यों तवज्जो दिया गया, इकोलॉजी है ना यार उसकी, पहाड़ पर जो चीज पैदा होता है उसकी वो अपनी इकोलॉजी में ना, उसी को सहारनपुर में पैदा करके दिखाओ, मेरठ में होता है क्या, और उसको वैल्यू नहीं दोगे, तुम पैदा करोगे कोदा झंगुरा मड़ुआ और खाओगे बासमती महंगे चावल, तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था तो त्रस्त हो जाएगी ना। इकोलॉजी क्या कहती है, सेब की खेती होती है, तुम सेब के बजाय जाते हो वहां नागपुर से संतरा लाने के लिए, कि हम संतरा खाएंगे सेब नहीं खाएंगे, तो अर्थव्यवस्था कहां बैलेंस करेगी। हमारे यहां कृषि को बड़ा किया करके भोजन तक सब तक पहुंचाया जा सकता है, और हम लगाने लगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्रिया तो अमेरिका था, बोला ना उसने, इंडस्ट्रिया अमेरिका, एग्रिया हम लोग, और इकोलॉजिकल क्या थे ये, इंग्लैंड क्या था, फ्रांस क्या था, उस जमाने में जब हम आजाद हुए, सब इंडस्ट्रियल कंट्री थे ये। हम उनकी नकल करेंगे तो किस घाट लगेंगे। खाड़ी देश देखते नहीं, तेल बेचते हैं, वो कहे नहीं तेरी ऐसी की तैसी, तेल का दुकान बंद करो, हम बासमती चावल उगाएंगे, मर जाएंगे भूखे वो। ऐसे होता है, नॉन इकोलॉजिकल। हम बासमती उगाएंगे यार, हम बाजार खोजेंगे मध्य एशिया और खाड़ी देशों का, हमसे खरीदो, तेल तुम दो, चावल हमसे लो, गेहूं हमसे लो, यही तो आदान प्रदान, यही दुनिया, यही तो पृथ्वी का पूरा चित्र है। क्यों, तो नॉन इकोलॉजिकल हुआ, इकोलॉजिकल हुआ ये। तो रिस्क क्या बताया, ये पैसा इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि ये नॉन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर गए। ठीक है, तो जब नॉन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस होगा ना, नहीं होगा। तो रिस्क नहीं समझाने का प्रयास, इसकी हिस्ट्री पूरी बहुत बड़ी है, उसकी यहां इतनी जरूरत नहीं है। हालांकि उसने यह एक लाइन और अगर आप समझना चाहें इसमें, तो यह समझा सकता हूं कि रिस्क के इस पर एक क्वेश्चन भी उठा था, कैसे कैसे हो सकता है कि एक समाज सिर्फ एग्रिया हो, एक समाज केवल इंडस्ट्रिया हो, इम्पॉसिबल। ऐसे कैसे होता है कि एक देश में केवल इंडस्ट्री हो और एक देश में केवल एग्रीकल्चर हो। अरे एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री भी हो सकती है, इंडस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर भी हो सकता है। तब उसने सोचा कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसने एक तीसरा पक्ष भी बताया, उसका नाम दिया ट्रांसिटिया। एग्रिया, इंडस्ट्रिया, बीच में बोला ट्रांसिटिया। ट्रांसिटिया का मतलब होता है जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों। लेकिन चूंकि ये साइंटिफिक तरीके से कोई प्रूफ नहीं था, ये उसने साइंटिफिकली इसको प्रूफ नहीं किया, एक प्रकार से सोशल साइकोलॉजी तरीके से बता दिया। जैसे मैं कोई रीजनिंग आपको दे दिया, कोई वैज्ञानिक उसका प्रमाण नहीं दिया, तो आपके मन में एक संशय रह गया। तब उसने सोचा कि यार ये तो रुक ही नहीं रहा है मामला। बोले कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है आपके पास कि एक एग्रिया होता है, एक इंडस्ट्रिया होता है, एक ट्रांसिटिया होता है, काहे चौथा नहीं हो सकता है क्या? कम ट्रांसिटिया, कम बड़ा ट्रांसिटिया, छोटा एग्रिया, बड़ा एग्रिया, क्या ऐसे तो कुछ भी बना लो आप। तो उसने एक और तरीका निकाला साइंटिफिक। देखो समझदार आदमी जो होता है ना, मेहनती आदमी होता है ना, हार नहीं मानता।
हार मान लेना हार जाने से बहुत खराब होता है। हार जाओ अच्छा है, बजाय इसके हार मान लेना। उसने हार नहीं माना और लोगों को समझाया। फिर दूसरा फॉर्मेशन क्या ले आया, ये जो मैं कहानी आपको बताई 1956 का है, एक रिया इंडस्ट्रिया ट्रांसिटिया। उसके 2 साल बाद आप 57-58 के इर्द गिर्द देखेंगे तो उसने फिर साइंटिफिक अप्रोच लाया। क्या साइंटिफिक अप्रोच लाता है, वो कहता है वही एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी की चर्चा की, एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म भौतिक विज्ञान में आप जानते हैं उपयोग किया जाता है। उसमें कहा कि सूरज की किरण जब आती है प्रिज्म में तो डिफ्रैक्टेड होकर के 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या समझे? और डिफ्रैक्टेड होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी सूरज की जो एक किरण है वो किरण दिखती तो एक कलर की है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करके बाहर निकलती है उसमें 7 रंग हैं, यानी कि वो किरण कई रंगों से बनी है। तो बोला कि एक समाज ऐसा है जो फ्यूज्ड रहता है। शुरू में क्या होता है, समाज फ्यूज्ड होता है। फ्यूज्ड का मतलब उसने बताया कि दिखेगा एक, रहेंगे बहुत कुछ। जैसे कल मैं थोड़ा जिसका जिक्र किया था तो बताया था कि जैसे आप जब गांव से शहर आते हैं तो एक कमरा जब किराए का लेते हैं, केवल एक कमरा, तो उसी कमरे में जब आप गैस जला करके खाना बनाते हैं तो वो किचन बन जाता है वो कमरा। उसी कमरे में जब कोई गेस्ट आता है और उसको कुर्सी लगा के बैठा करके चाय पिलाते हैं तो वो गेस्ट का मतलब ड्राइंग रूम भी बन जाता है। और जब उसी में खाना पका के तखत पे अखबार लगा के पलथी मार के खाना खाने बैठ जाते हैं तो वो डाइनिंग टेबल का भी काम करने लगता है, वो कमरा डाइनिंग रूम भी बन जाता है। और रात को जब सोते हैं तो वो बेडरूम भी बन जाता है। यानी वो कमरा तो है एक, बट उसमें किचन भी है, बेडरूम भी है, डाइनिंग भी है, ड्राइंग भी है। यह आपको किसी को दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसे सूरज की किरण आती है, उसमें 7 रंग हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। लेकिन जब आमदनी बढ़ती है, जब वही शहर का व्यक्ति आया, कहीं काम किया, किसी फैक्ट्री में काम किया, अपना काम किया, धीरे धीरे इनकम हुई, बचत हुई, एक प्लाट 200 वर्ग गज का ले लिया और उसमें फिर जब घर बनाया तो उसका ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, व्हाटएवर ऐसा कुछ बना लेता है सारा। अब आप घर में घुसते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये बेडरूम है, ये अब फ्यूज्ड नहीं है कुछ भी। ठीक वैसे जैसे प्रिज्म में वो किरण प्रवेश करके डिफ्रैक्टेड होकर के कई कलर में दिखती है, ठीक वैसे एक व्यक्ति गांव से आता है कुछ वर्षों के बाद, कैसे 200 वर्ग गज का एक प्लॉट लेकर के सब कुछ बना लेता है और डिफ्रैक्टेड कर लेता है कि ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये डाइनिंग है, ये फलाना है, ये ढिमका है। ये किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है? इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर। पुराना जो श्रीलंका था, पुराना जो भारत था, पुराना जो थाईलैंड था, पुराना जो मॉरिशस था, पुराना जो चीन था, जितने और भी एशियाई देश वगैरह ये जो पुराने थे, इनको पैटर्न लेके बताया कि ये पहले फ्यूज सोसाइटी थी। जब हम चाकू से सब्जी काटते हैं और उसी चाकू को पेचकस बना देते हैं तो उसमें पेचकस दिखता नहीं है, लेकिन हम कोई पेच खोलने भी लगते हैं उसी चाकू से। लेकिन ये पेच हम खोलते कब हैं? जब हमारे पास पेचकस नहीं होता। लेकिन पेचकस क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम गरीब हैं। और जब हम ठीक हो गए तो पेचकस का डब्बा लाएंगे। बबलू बेटा जरा पेचकस का डब्बा लाना, तो अब पेच से खोलेंगे। किसकी वजह से पेचकस आया? पैसे की वजह से। जब आप गांव से आए थे तो उसी गिलास में पानी पीते थे और उसी गिलास में चाय पीते थे। स्टील का एक गिलास था, उसी में पानी पीते थे, उसी में लस्सी पीते थे, उसी में छाछ पीते थे और उसी में चाय पीते थे। और कभी कभी 20-25 रुपए का प्लास्टिक का मग्गा नहीं है तो उसी ग्लेशियर से नहा भी लेते थे। नहाए नहीं है क्या गिलास से? कई लोग नहाए हैं, गिलास से पानी लेके नहाए हैं। तो गिलास कभी मग्गा बन गया, गिलास कभी चाय का कप बन गया, गिलास कभी लस्सी का गिलास बन गया और गिलास कभी पानी पीने का गिलास बन गया। है गिलास, लेकिन उसमें कई डायमेंशन शामिल है। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग खरीदने का पैसा नहीं है। और जब आप रईस हो गए, लाख रुपए कमाने लगे, तो कप का सेट, कॉफी का सेट, गिलास का सेट, इसका सेट, उसका सेट, लाइफ सेट।
लेकिन जरा कल्पना करिए कि गांव से आइए और एक गिलास खरीदने की जगह पर, एक गिलास में जिसमें आप पानी और चाय दोनों पी सकते हैं, और आपने किताब का पैसा कप में डाल दिया, तो गलत विकास कर लिया कि नहीं? क्योंकि उस समय आपकी स्थिति इकोलॉजिकल ऐसी है नहीं। क्यों विद्यार्थी जीवन एक कमरे में कटता है और बाद में वही विद्यार्थी आईएएस पीसीएस बन के बड़े से बंगले में क्यों रहता है? अब बदल गई ना स्थिति, वो नॉन इकोलॉजिकल हो जाएगा अगर विद्यार्थी जीवन में ये सब खोजने लगोगे तो। आप सोचते हो कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, ये मिल जाए, अलग से बेडरूम मिल जाए, अलग से हमको सुविधा मिल जाए, सब कुछ है मिल जाए, तो तुम विद्यार्थी कहां हो यार? तुम विद्यार्थी भी हो तब तो ये क्वेश्चन उठ जाएगा, ये नॉन इकोलॉजिकल हो जाएगा। ये तो सर्विस क्लास करता है, ये इंडस्ट्री क्लास का काम है। हम तो एक पैर पे ट्रेन में चढ़ के जाएंगे जनरल टिकट लेके, बाथरूम के कोने में कभी बाथरूम में घुस के। विद्यार्थी का मतलब यही होता है। विद्यार्थी का मतलब एसी, विद्यार्थी का मतलब ये, विद्यार्थी का मतलब वो, तो तुम विद्यार्थी नहीं हो। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सुविधाएं ही असुविधा ने क्रिएट कर रही हूं। क्योंकि जिसकी जो सुविधा, गौतम बुद्ध इतने रईस थे, अपने छत पे जाके धोनी रमा लेते। भाई गांव देश जहान बीवी बच्चा छोड़ने की क्या जरूरत थी? ज्ञान ही तो लेना था। अम्मा से कह देते अम्मा तू खाना वाना दे दिया कर, बाकी हम ऊपर ना आया कर, अम्मा आएगी बस, हम ऊपर रहेंगे अपना, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा वहीं रहेंगे। ज्ञान नहीं मिलता ना, बच्चा आ गया, बीबी आ गई, ये आ गए, उन्होंने जो ध्यान आकर्षण केंद्र है उनका विक्षिप्त होता रहता। कहें यार घर छोड़ो। आप ही लोग पौड़ी गढ़वाल से, टेहरी गढ़वाल से, उत्तर काशी से, चमोली से, रुद्रप्रयाग से, अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से, और भी जो छूट गया उसका भी, सब जगह से यहां आके जो पढ़ते हैं, काहे भैया घर पे काहे नहीं पढ़ लिए? यहां जब कमरा किराया लेते हो, खाना बनाते हो, पानी ये है वो नहीं, ये दिक्कत। विद्यार्थी जीवन का तो ये सगल है ना, यही तो इकोलॉजी है उसकी। इकोलॉजिकल तो उसने प्रिज्मेटिक, समझ गए आप, डिफ्रैक्टेड। तो विवर्तित समाज कौन हुआ? 7 रंग कहां हैं? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाके चले जाइए। अनिल अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी, बताते हैं भैया 3 लाख के कप में चाय पीती हैं। कसम से हमसे कभी भेंट हो जाए तो हम यही डिमांड करें कि मैडम वो हमको कपुआ दिखा दीजिए जिसमें आप चाय पीती हैं, हम उसकी फोटो खींचना चाह रहे हैं। जैसे रवीश कुमार से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से आपसे बात हो तो आप क्या पूछेंगे? बोले यही पूछेंगे आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो हम ये पूछेंगे कि मैडम वो कप हमको दिखाइए प्लीज, और अगर आपकी इजाजत हो दूसरा हो तो उसमें 2 चम्मच चाय डाल के दे दीजिए, देख तो लूं कि उसकी चाय की स्वाद कैसे होता है। हाँ? हमने थाली बदल बदल करके भोजन कर करके स्वाद बढ़ाएंगे? इस भोजन में ही स्वाद डालेंगे। इंडस्ट्रियल विवर्तित समाज हुआ, फ्यूज्ड। हम लोग जब पहले थे, अब प्रिज्मेटिक फ्यूज सोसाइटी। उसने बोला किसको? एग्रिया को। अब नमन कल्चर चेंज कर लो, साइंटिफिक कर दिया ना। जो एग्रिया था वो क्या हुआ? फ्यूज सोसाइटी हो गई, समझ लो। जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी वो क्या हुआ? वो विवर्तित समाज जो अमेरिका इंडस्ट्रिया हो गया। और प्रिज्मेटिक समाज कौन हुआ? प्रिज्मेटिक समाज वो हुआ जो ट्रांसिटिया था। ट्रांसिटिया, एक किरण भी और 7 रंग भी प्रिज्म में हैं। हम लोग क्या तीसरी दुनिया के देश, क्या बोला उसने? तीसरी दुनिया के देश क्या हैं? प्रिज्मेटिक सोसाइटी हैं, जिसमें चाकू के साथ पेचकस भी है, लेकिन थोड़ा पैसा हुआ तो गिलास के साथ कप भी ले लिया है। ये पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। थोड़ा पैसा हुआ तो उसने अपना बेडरूम बना लिया, ड्राइंग रूम अलग कर लिया, लेकिन सब जगह नहीं है।
इसी देहरादून को खंगाल के देख लेना, आज भी एक कमरे में रहने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। ये भी है, और इसी देहरादून में खंगाल लेना, हजारों लोग मिल जाएंगे जिनके आधे बीघे में घर हैं और बढ़िया सा अलग अलग सब कुछ है। जो अलग अलग है वो डिफ्रैक्टेड है, और जो एक साथ है वो फ्यूज्ड है। दोनों को मिला दो तो प्रिज्मेटिक है। इसका प्रशासन पर परस्पर क्रिया भी होती, इसलिए इकोलॉजिकल सोचो। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है। गरीब घर में पैदा होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ लिख करके, समझदारी दिखा करके, इकोलॉजिकल बैलेंस करके आगे ना बढ़ें, इसके लिए तो एक आध नई जेल बननी चाहिए। 2-4 लोगों को हम ठूस दें उसमें कि मुस्टंडे तुम किए क्या, 25 साल की उम्र हो गई ना, हाई स्कूल इंटर, तुम किए क्या, और कर भी लिए तो करे क्यों नहीं। हाँ, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन rose in the 1990s। उगा मतलब निकला। in the 1990s, influencing good governance to a great extent। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की अवधारणा 1990 के दशक में जन्मी या बलवती हुई। 1990 के दशक में, जिसने सुशासन को काफी गहराई तक प्रभावित किया। ठीक है, हाँ, आजाद सही है, जिसने सुशासन को काफी डीप ले जाकर के विस्तार पूर्वक प्रभावित किया है। सुशासन कम ज्यादा चेला रहा होगा, है ना। जैसे कई चीजें पृथ्वी पे हैं, हम खोजे ही नहीं हैं, तो होंगी तो हैं, खोज लिए तो पता चल गया, समझे ना। आगे लिखा, हाउएवर, यद्यपि इट स्टार्टेड फ्रॉम द 1960s 70s, यद्यपि इसकी शुरुआत 1960-70 के दशक से ही होने लगी थी। डिकेड्स लिख लीजिएगा चाहता है ना, 70s डिकेड्स कर लो, दशक। 1960-70 के दशक से ही होने लगी थी। व्हेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सिलेक्शन अप्रोच या पब्लिक चॉइस अप्रोच करिए, जब पब्लिक चॉइस अप्रोच केम, जब लोक चयन उपागम की अवधारणा आई। ठीक है, पब्लिक चॉइस अप्रोच पर भी हम थोड़ी बात किए थे। पब्लिक चॉइस अप्रोच ने स्टेट बनाम बाजार या स्टेट बनाम मार्केट को खड़ा किया। हर सब कुछ सरकार नहीं देगी, सरकार कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में कम ज्यादा हो सकता है, बाजार के हवाले हमें करेगी जरूर। ठीक है, अब बाजार के हवाले करेगी तो हम बाजार के ग्राहक हो जाएंगे और बाजार बड़ा तैयार हो जाएगा, और वही बाजार स्टेट के लिए कहीं न कहीं चैलेंज बन जाएगा। या तो सरकार उस काम को करना बंद कर दे, चैलेंज खत्म हो जाएगा, और यदि सरकार उसके मुकाबले कोई काम करती है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे बीएसएनएल है, अगर वो भी सिम बांटता है और जियो भी सिम बांटता है, तो जियो का बाजार जितना बड़ा होगा, बीएसएनएल उतना ज्यादा चैलेंज को झेलेगा। या तो बीएसएनएल बंद कर दीजिए, चैलेंज ही खत्म हो जाएगा। और क्यों ऐसा? ये पब्लिक चॉइस अप्रोच। व्हाट डू यू मीन पब्लिक चॉइस अप्रोच? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे।
हाँ, हमको जियो चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना है क्या? जियो ले लेंगे, दैट इज माई चॉइस। बीएसएनएल ना ले, नहीं लेंगे बीएसएनएल, गवर्नमेंट क्या कर ले, कौन सी सजा करेगी? तुम्हारा माल हम नहीं लेंगे। चॉइस, इस चॉइस ने क्या किया? चॉइस ने क्या किया जरा बताइए? चॉइस ने ही तो सब बिगाड़ा है, सब मतलब ये बाजार सेटअप किया है और कुछ बिगाड़ा भी है, चॉइस नहीं। एंड्रॉइड फोन क्या है? अभी आपका 1 साल फोन नहीं चलता है कि मुंह ताकते हैं दूसरा फोन मिल जाए। हाँ, बाजार क्या? अरे एक फोन तो बनाए थे वीवो जो भी था 11 या जो भी चाइना माल था, सैमसंग वाले ने कुछ ऐसे थे ऐसे। यार क्या जरूरत है कि उसी ने ये जनरेशन बना दिया, उसी ने वो जनरेशन बना दिया, ये जनरेशन बना बना के जनरेशन खत्म करने पर तुला हुआ है। इसका कैमरा अच्छा है, इसका सेल्फी अच्छा है, इसका सामने वाला अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसमें ये है, इसमें इतना जीबी का ये स्टोरेज है। ये कर करा करके आपको क्या किया? वही बाजार बार बार आपको ग्राहक बना रहा है कि नहीं? जो पैसा 10-20 हजार रुपया आपको पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए, फिर आप उत्पात मचाए हैं कि हमको नया फोन दिलाओ। बाजार खड़ा हो गया और इस बाजार के अपने साइड इफेक्ट भी होंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हर सुविधा जो है ना, केवल सुविधा नहीं होती है। हर सुविधा के आड़ में, उसके एवज में, उसके कह सकते हैं काउंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके साथ असुविधा भी आती है। आज फोन के इतनी खराब आदतों से हम लोग जूझ रहे हैं इतनी खराब आदतों से जूझ रहे हैं कि एक अच्छी खासी आयु को, उम्र को बहुत गलत तरीके से खर्च कर दे रहे हैं। In this approach, the government was requested to move away from direct control, of the economy. इस उपागम में सरकार से, इस उपागम में अप्रोच में बोलते हैं, दृष्टिकोण भी लिख सकते हैं अगर उपागम कठिन लग रहा है तो। इस दृष्टिकोण में सरकार से अर्थव्यवस्था के प्रत्यक्ष नियंत्रण से हटकर एंड हैंड इट ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर, हटकर उसे निजी क्षेत्र को सौंपने की वकालत की गई। कहा गया कि इसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए। लिखें, दिस हैड एन इफेक्ट ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस। This had an effect on public enterprises all over the world. इसके अतिरिक्त, या ऐसा लिखें, इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व के लोक उपक्रमों पर पड़ा। इसका प्रभाव क्या हुआ? दुनिया के और भी जो तौर तरीके थे पब्लिक एंटरप्राइजेस, उन पर पड़ा। आगे लिखें, which resulted in rapid privatization and disinvestment in the world, जिसके फलस्वरूप विश्व में निजीकरण व विनिवेशीकरण तेजी से किए गए। निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट सब लोग समझ रहे हैं? समझ गए हैं? कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? डिसइन्वेस्ट नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? निजीकरण तो बच्चा ये है कि हमने आपको परमिशन दे दिया, आप अपनी कंपनी चलाओ, प्राइवेटेशन। आपने देखो कि इंटरनेट है या सुविधाएं जो धीरे धीरे बढ़ी तेजी से, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करिए, चाहे और भी अमेजॉन की बात कीजिए। आज आप कोई भी चीज़ मंगाते हैं, देखिए तो आपके घर तक एक
आता है और डिलीवर करके चला जाता है। ये सुविधाएं किसकी वजह से बढ़ी? ऑनलाइन की वजह से। अगर इंटरनेट ही नहीं होता तो आप कैसे मंगाते चीज को? अब बाजार जो है अगल बगल होने की जरूरत नहीं है। बाजार आपसे 500 किलोमीटर दूर रह करके भी आपके लिए बाजार है। पहले तो आप बिग बाजार जाके शर्ट देखते थे, साड़ी देखते थे महिलाएं, अब तो टीवी पर ऐसे 5 ठो आती लहराते हुए ऐसे, और उसमें टॉप से मोबाइल है, बुक कर दिए। तीसरे दिन 10 घंटी बजी, आपका पार्सल आया है। हाँ, गई 2000 रुपया 3000 दे के पार्सल ले आया। न स्कूटर का खर्चा लगा, न कपड़ा प्रेस करना पड़ा, न बाजार जाने का मूड बनाना पड़ा, न किसी ट्रैफिक में फंसे, सिर्फ टीवी देख रहे थे। अब आप जरा सोचिए कि जो दुकानदार इस मोहल्ले में दुकान चलाते हैं, जो आसपास बाजार खड़ा किए, उन्होंने क्या सोचा कि मोहल्ले के लोग ये लेते हैं वो लेते हैं, आपकी चॉइस का ध्यान रखा कि नहीं? पब्लिक चॉइस का ध्यान रखा ना। लेकिन उनको चैलेंज किसने दे दिया? दिल्ली के बाजार में, जिसमें आप गए भी नहीं हैं, आप वो भी सामान मंगा रहे हैं जो मोहल्ले में मिल जाता है। तो ऑनलाइन बाजार ने पहले क्या किया? बाजार ने किसको चैलेंज दिया? स्टेट बनाम मार्केट हुआ, स्टेट वर्सेस मार्केट। जिस मार्केट को स्टेट ने बनाया, उसी स्टेट को उसी मार्केट ने चैलेंज दिया, चुनौती दिया। और ये ऑनलाइन मार्केट ने क्या किया? जो आपका लोकल मार्केट था उसको चैलेंज दे दिया। मार्केट टू मार्केट भी चैलेंज क्रिएट हो गया, यानी मार्केट, ऑनलाइन मार्केट वर्सेस ऑफलाइन मार्केट हो गया। 6 नंबर पुलिया पे चले जाइए, ऐसा क्या सामान आप लेंगे जो नहीं मिल जाएगा? या चलो यहां नहीं मिलेगा तो आप चले जाना, राजपुर रोड चले जाना, मिल जाएगा। लेकिन यहां से भी नहीं पेट भरा आपका। आप टीवी देख रहे थे, बस फोन हाथ में था, बटन दबा दिया, तीसरे दिन घंटी बजी, ये आपका सामान है। इतना बड़ा शोरूम खोलकर बैठा है, उस मार्केट को एक दिल्ली का ऑनलाइन मार्केट ने उसको चैलेंज दे दिया।